आज ये दिनांक 14 सितंबर को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में उपस्थित मैं अपने तमाम साथियों और छात्रों का अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये संगोष्ठी इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसमें जान पाएंगे कि आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का अभिप्राय क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको इतना अहम स्थान क्यों प्राप्त हुआ है और किन तरीकों से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मैं यहां आपसे साझा करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक तरह से प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में पैराडाइम शिफ्ट की तरह है और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान के बिना हम देश की शिक्षा की स्थिति को बेहतर नहीं बना सकते और ये अपने आप में बहुत ही अहम बात है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रेखांकित किया गया है। अब इसका अभिप्राय क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? जितने भी रिपोर्ट आ रहे थे, चाहे सरकारी संस्थानों के हैं चाहे गैर सरकारी संगठनों के हैं, उसमें प्राइमरी स्तर पर लो लर्निंग लेवल को रेखांकित किया जा रहा था। इसका मतलब यह है कि अपेक्षित जो जानकारी बच्चों को चाहिए थी वो जानकारी बच्चों में नहीं थी। ड्रॉप आउट केस बढ़ रहा था। इसकी वजह से कारण क्या होता है, जब बच्चे बेसिक जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते किसी क्लास में तो एक लर्निंग गैप क्रिएट होता है और वो लर्निंग गैप अंततः बच्चों के लिए पढ़ाई को बोझ बना देता है और बच्चे फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो दूसरे काम की ओर रुख कर जाते हैं। तो ड्रॉप आउट केसेज बहुत बढ़ रहे हैं और भाषा और गणित में जो कौशल है उसका समुचित तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है और इन्हीं कारणों से आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को महत्व दिया गया है। मैं अगर बात करूं कि इसके लिए हमें क्या करना होगा या क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव फिर क्या है, तो ऑब्जेक्टिव मोटे तौर पर 3 बताया गया है या 3 है। एक तो ये कि स्लाइड देख लीजिएगा, एक तो ये कि मीनिंगफुल रीडिंग और राइटिंग हो, यानी बच्चे जो लिखें या जो पढ़ें वो समझ के साथ हो। कभी कभी बच्चे पढ़ते हैं लेकिन वो समझते नहीं हैं, वो लिखते हैं लेकिन वो क्या लिख रहे हैं समझते नहीं हैं। तो रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग विथ अंडरस्टैंडिंग सुनिश्चित किया जाए। दूसरी बात कि कॉम्पिटेंसी का विकास हो, कौशल का विकास हो, संख्यात्मकता से संबंधित कौशल जो हैं वो विकसित किए जाने चाहिए। और तीसरी बात है कि आउटसाइड जो लर्निंग होता है, आउटसाइड जो एक्सपीरियंस होता है, विद्यालय के बाहर जो बच्चे सीखते हैं और विद्यालय में जो सीखते हैं वो दोनों को जोड़ सकें। इन 3 चीजों पर आपको जो FLN है, जो फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, वो बल देता है और उसके लिए फिर जाहिर है कि अगर इस ऑब्जेक्टिव को हमें पूरा करना है तो सब चीज पर विचार करना होगा, यानी शिक्षण पद्धति को रिव्यू करना होगा, जरूरत पड़ने पर शिक्षण पद्धति को बदलना होगा, यानी पेडागॉजी की मैं बात कर रहा हूं उसे बदलना होगा। उसके बाद हमें रिसोर्स पर भी काम करना पड़ेगा और इसमें कहा गया है कि लोकली अवेलेबल मटेरियल से भी रिसोर्स क्रिएट किया जाए, चाहे रिसोर्स डेवलप किया जाए, तो रिसोर्स पर भी काम करना होगा। फंडामेंटल जो नॉलेज है उसको टेस्ट करने के लिए, चाहे नॉलेज का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए असेसमेंट के तरीके को बदलना होगा, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट और एडेप्टिव असेसमेंट करना होगा। हमें बच्चा सीख रहा है कि नहीं, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं, ये हमें जानना पड़ेगा। उसके बाद नंबर सेंस, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि नंबर सेंस
से अभिप्राय क्या है? एक ही नंबर को हम कई तरीके से कह सकते हैं। जैसे 3 प्लस या 3 योग 2 भी 5 होगा, और 7 में 2 घटाएंगे तब भी 5 होगा। हम दूसरे तरीकों से भी और भी 5 लिख सकते हैं। 10 को 2 से भाग देंगे तब भी 5 होगा। तो नंबर सेंस पैदा करना है। और अभी मैं सवेरे बात कर रहा था सर से कि हिंदी के जो मुहावरे हैं उसकी मदद से भी नंबर सेंस सिखाया जा सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर 9 2 11 की बात करें, है ना, 9 2 11 भाग जाना, यही है ना। 9 और 2 11, 11 जो बनता है वो पांव की तरह होता है, पांव की तरह, ठीक है ना। और भागने में पांव का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंस डेवलप कर सकते हैं। उसी तरीके से आप एक 7वें आसमान पर है, उसका सिर 7वें आसमान पर है, ठीक है। अब इस्लामिक बैकग्राउंड में जब आप जाएंगे तो 7वें आसमान पर खुदा रहता है, यानी खुदा का निवास बताया गया है। तो 7वें आसमान पर होना, ऐसे व्यवहार करना जैसे अपने आप को खुदा समझ रहा है, ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अलग अलग संदर्भ में अगर वो नंबर्स को देखेगा और समझने की कोशिश करेगा और अधिक समय तक किसी नंबर के साथ वो बिताएगा, तब नंबर सेंस डेवलप होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। आप मुहावरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कहानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि कैसे नंबर सेंस बच्चे में डेवलप करेंगे। फिर वो कह रहा है वो शेप और साइज का सेंस आए उसमें, है ना, वो विभिन्न आकारों को समझ सके और उसमें आप काम कर सकेंगे। अब भाषा के संदर्भ में फिर जो बहुत ही बुनियादी चीज है उसको भी वो समझ सके। मैं भाषा पर ही बात कर रहा हूं और आज ही की बात है, मैंने अपने बच्चों से पूछा पखवाड़ा क्या होता है। हम पखवाड़ा मना रहे हैं ना, हमने बच्चों से पूछा पखवाड़ा क्या होता है। 6 क्लास के बच्चे थे और वो पखवाड़ा का नॉलेज उनके पास नहीं था, पखवाड़ा किसको कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसको डेवलप करना है। फिर फाउंडेशनल लिटरेसी में जिन चीजों पर बल दिया जा रहा है, एक तो है रीडिंग फॉर जॉय, यानी आप इंजॉय करने के लिए भी पढ़ें। आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं, आप कविता पढ़ते हैं, सिंपल। आप हमेशा परीक्षा के लिए ना पढ़ें, या बच्चों में ये ना डाला जाए कि आप जो काम कर रहे हैं उसका मूल्यांकन हो रहा है। कभी कभी आप उसे मनोरंजन के लिए भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करें। उससे पूछ सकते हैं कि तुमने समझा क्या, और अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो वहीं पर डिस्कस भी कर सकते हैं। उसके बाद बोलना और सुनना दोनों कॉम्प्रिहेंशन के साथ, दोनों ही समझ के साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि जो बच्चा बोल रहा है उसको मालूम नहीं कि वो बोल क्या रहा है, और जो सुन रहा है वो भी नहीं मालूम कि वो सुन क्या रहा है। यानी उसमें समझ आनी चाहिए कि क्या वो बोल रहा है और क्या वो सुन रहा है, ठीक है। और इस तरह की गलतियां बहुत होती हैं, और यहीं पर कम्युनिकेशन गैप जो कहते हैं, एक अंतराल बन जाता है। आप कह कुछ रहे हैं, सुन कुछ रहा है, तो कम्युनिकेशन का अंतराल बनता है। उसके बाद अलग अलग उद्देश्य के लिए लिखने की क्षमता विकसित हो बच्चों में। अलग अलग उद्देश्य के लिए लिखना बच्चा जाने, एप्लीकेशन लिखना जाने, वो एडवर्टीजमेंट लिखना जाने, वो थॉट को एक्सपैंड करना जाने, वो किसी डिस्क्रिप्शन को छोटा करना जाने, वो स्लोगन लिखना जाने। तो इन चीज़ों पर भी बात होनी चाहिए और इन चीज़ों पर भी काम किया जाना चाहिए। तो रीडिंग फॉर जॉय, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद राइटिंग फॉर डिफरेंट पर्पजेज, ये सारा कुछ आता है आपका फाउंडेशनल लिटरेसी में। और जो
तीसरी क्लास तक आपको पूरा करना है, यही उद्देश्य है ना, यही टारगेट है क्लास के हिसाब से हम देखें कि तीसरी कक्षा तक बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में आपको मजबूत बना देना है। न्यूमरेसी के लिए जो कह रहा है कि काउंटिंग में वो कॉम्पिटेंट हो, सक्षम हो, गिनना जाने, ठीक है। उसके बाद नंबर का उसके पास सेंस हो, नंबर की एक समझ हो उसके पास। उसके बाद कहता है कि मैथमेटिकल थिंकिंग हो। अब इसको इलेबोरेट जरा करें ओझा सर कि मैथमेटिकल थिंकिंग क्या हो सकता है। मैं अपने साथियों से हाँ थोड़ा सा मैथमेटिकल थिंकिंग, इसको आप किस एक उदाहरण से कैसे समझाएंगे मैथमेटिकल थिंकिंग को? हाँ, एक प्राइमरी के लेवल का उदाहरण। हम्म 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 हम्म। फिर एप्लीकेशन और बेसिक ऑपरेशन ऑफ नंबर्स फॉर प्रॉब्लम्स। जो बेसिक ऑपरेशन है आपके, मोटे तौर पर 4 भी बेसिक ऑपरेशन माना जाता है। वो बेसिक ऑपरेशन में बच्चा पूरी तरह से माहिर हो जाए तो उसकी कुशलता उसमें आ जाए, एक तरीके से वो मन ही मन कैलकुलेट करने लगे, इस लेवल की कुशलता आए, ठीक है। और अगर हो सके तो इसमें आप टेबल पर भी काम करें। मैं समझता हूं कि बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक ऑपरेशन को फास्ट करने में टेबल का बड़ा रोल है। टेबल पर भी काम करें। इतनी बातें हैं, काउंटिंग में वो सक्षम हो, नंबर का, संख्या का उसमें ज्ञान हो, समझ हो, सिर्फ वो जाने नहीं, उसकी समझ होनी चाहिए। उसके बाद उसका उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, मैथ की भाषा में भी वो सोचे और अपनी बात करके, और जो बेसिक ऑपरेशंस है मैथ्स के उसको भी वो बढ़िया से जाने। क्लास तीसरी तक होता है। तीसरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशनल लिटरेसी में, न्यूमरेसी में आपको तीसरी तक उसे इसमें कुशल बना देना, ठीक है। और जो अप्रोच की एक बात कर रहा है आप, ALPS अप्रोच एक स्टेप है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए। सबसे पहले एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। आप जो वस्तु के साथ उसे अनुभव लेने दें, उसको समझने दें, उसको जिन फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ रहता है या उसके आसपास जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उसका एक्सपीरियंस हो ले, और फिर उसके बारे में अपनी भाषा में वो कुछ बता सके, ये दूसरा स्टेप है। उसको काबिल बनाए, एक्सप्रेस कर सके उस सब्जेक्ट के बारे में। और तब कह रहा है कि पिक्चर से वो रिप्रेजेंट कर सके। जैसे आप देखेंगे पहले वो कुछ देख रहा है बच्चा, है ना, वो बटन जैसा कुछ चीज है जिसे वो देख रहा है गौर से, और उसमें एक और व्यक्ति है, आप मान लो टीचर है या घर के कोई वयस्क हैं, बुजुर्ग हैं, वो हेल्प कर रहे हैं लैंग्वेज प्रोवाइड करने में, लैंग्वेज डेवलप करने में, उसको क्या वो कर सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ रहा है जब वो एप्पल देख रहा है चित्र के माध्यम से, चौथा हिंदी में गलत छप गया है, दोनों ही प्रतिनिधित्व भी गलत है और चित्र भी गलत है। तो पिक्चर के माध्यम से और अंत में वो सिंबल के माध्यम पर आए,
सिंबल को समझे, सिंबल के माध्यम से अपने को एक्सप्रेस करें। आपका जो भी वर्णमाला है, चाहे अंग्रेजी का जो अल्फाबेट और सिंबल है, आपने एक ध्वनि को, एक साउंड को सिंबल में रिप्रेजेंट किया है, और ये चौथा स्टेप है। लेकिन अपने विद्यालयों में क्या होता है, शायद हम पी से शुरू करते हैं, एस पर आते हैं, और फिर शायद एल पर जाते हैं, और लास्ट में ई पर जाते हैं। ठीक है ना? नहीं, बाहर को देखो, ऑब्जर्व करो, कुछ बताओ। ये लास्ट में कहते हैं, ये है कि पहले कहना है, एक्सपीरियंस लेने का अपॉर्चुनिटी पहले देना है, उसके बाद हेल्प करिए लैंग्वेज डेवलप करने में, उसके बारे में कुछ बता सके, फिर पिक्चर पढ़ाइए और तब सिंबल पढ़ाइए। ये आपका एक तरीके से सूत्र दिया है, जो आप इस सूत्र को फॉलो करते हुए आप काम करेंगे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर। उसके बाद कह रहा है इसमें इंटीग्रेशन भी होना चाहिए। एक और चीज जो अहम बात कही गई है इसमें, कि शिक्षा की कोई भी व्यवस्था हो, उसकी जो गुणवत्ता है वो शिक्षक की गुणवत्ता से आगे नहीं जा सकती। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है। ये बात पहले भी कही जाती रही है अलग अलग संदर्भों में। जब आप पुरानी कहानियों में सुनते हैं कि धनुर्धर ही तय करता है कि धनुष की क्षमता क्या, यही इसका मतलब है। टेक्नोलॉजी कोई भी हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला तय करता है कि उसकी क्षमता कितनी है। शिक्षक तय करेंगे कि इस मेथोडोलॉजी की क्षमता कितनी है, या इस पेडागॉजी की क्षमता कितनी है। पेडागॉजी कोई हो, टेक्नोलॉजी कोई हो, अगर शिक्षक हमारे सक्षम नहीं होंगे तो उसका उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए जरूरी है कि शिक्षक प्रशिक्षण पर बल दिया जाए, और उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे निष्ठा का जो संचालन हो रहा है और उसमें आप भाग ले रहे हैं, उसी कार्यक्रम का एक रूप है कि आप पहले सक्षम हो, आप इतना काबिल हो कि आप फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को बच्चों तक पहुंचा सके, उसे तैयार कर सके। उसके बाद यहाँ जो है इंटीग्रेशन ऑफ लिटरेसी और न्यूमरेसी है। मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी की बात हो रही है, डेली लैंग्वेज में ले जाना है। यूज ऑफ लैंग्वेज, मैथमेटिकल आइडिया को समझने में लैंग्वेज का क्या रोल है। अच्छा, लैंग्वेज के बिना तो कोई विषय नहीं पूरा हो सकता है ना, लैंग्वेज के बिना। और दूसरा मैथमेटिक्स के बहुत बुनियादी सब्जेक्ट है, और इन दोनों के बीच एक रिलेशन बनाना है, हैवी रिलेशन। आप उसको बच्चों तक भी पहुंचाएंगे। मैथ को भाषा के माध्यम से कैसे आप बच्चों तक पहुंचाएंगे, और भाषा में मैथ को आप कैसे ले आएंगे, ठीक है ना? तभी तो मैथमेटिकल थिंकिंग रिफ्लेक्ट होगा लैंग्वेज में, जब इंटीग्रेट करेंगे। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गोल पर चर्चा बाद में मनीष करेंगे, लेकिन 3 बड़े गोल बताए गए हैं। एक गोल जो बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, दूसरा गोल जो कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा हुआ है, और तीसरा गोल जो बताया गया है इस कार्यक्रम में, वो बच्चा इन्वॉल्व लर्नर हो, थ्रू आउट लाइफ वो इन्वॉल्व लर्नर हो, ठीक है ना? तो ये 3 गोल पर भी बात की गई है। प्रिसाइज कम्युनिकेशन, लैंग्वेज विद मैथमेटिकल आइडिया। कम्युनिकेशन कितना संक्षिप्त होगा, कितना प्रभावशाली होगा, और इसमें भाषा का और गणित का क्या रोल हो सकता है, और दोनों को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को आप जब एक साथ लाएंगे, तो किस तरीके से अभिव्यक्ति की क्षमता में एक बुनियादी परिवर्तन होगा, उस पर ध्यान देना। कुल मिलाकर के जो मेरी अपनी समझ है, और ऐसा सारे विद्वान भी मानते हैं कि FLL बहुत ही आवश्यक है, और देश में जो शिक्षा की स्थिति है उसमें जो उसकी गुणवत्ता में जो एक गिरावट आई है, उसको ठीक करने में इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा। अगर इसे ईमानदारी से हम लागू कर पाते हैं तो। और तीसरी तक कर लेना है, इसमें पीयर ट्यूटरिंग का भी बहुत अहम स्थान है। इसमें पीयर ट्यूटरिंग अच्छी तरह से आप समझते हैं, बच्चों के माध्यम से बच्चों को सिखाना,
ठीक है। तो एक नजरिया में परिवर्तन की बात हो रही है, बच्चों को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा, शिक्षक को अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा। ठीक है, बच्चा एक रिसोर्स भी हो सकता है नॉलेज का, बल्कि है। जब बच्चा आपके विद्यालय में आता है तो एक सेट ऑफ नॉलेज के साथ आता है, सेट ऑफ एक्सपीरियंस के साथ आता है, वो भाषा के लिए साथ आता है। और आप उसके नॉलेज को, उसकी भाषा को, उसके अनुभव को आप अगर अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ले आएंगे तो ऑब्वियसली बच्चा एक रिसोर्स भी बन जाएगा आपके लिए, और वो इन्वॉल्व भी होगा। तो पीयर ट्यूटरिंग भी आप ले आए, और उसके बाद आप बच्चों के एक्सपीरियंस को भी शामिल करें एक्सेलेंस के कंटेक्स्ट में। तो मेरी ओर से इतनी ही बात है एक्सेलेंस पर। आगे के भी वक्ता हैं जो अपनी बात आपके साथ रखेंगे। एचएम सर, सीएस के राजू सर अपनी बात रखेंगे निपुण कार्यक्रम पर। अनिमा मैडम रखेंगी फोनिक्स पर, जो बच्चों के लिए जो उपयोगी भाग है फोनिक्स का, उस पर। और मनीष सर रखेंगे जो तीन जो मेजर गोल हैं, तीन जो बड़े ऑब्जेक्टिव तय किए गए हैं एफएलएम के तहत और निपुण के तहत, उस गोल पर बात करेंगे मनीष सर। तो मैं अपने बाद आमंत्रित कर रहा हूँ एस के राजू सर को कि वो अपनी बात रखें, और आपसे आग्रह कि आप बच्चों को देखने का नजरिया बदलें और अपना दृष्टिकोण भी, अपना अप्रोच भी बदलें। इसी आग्रह के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इसके बाद। Good afternoon to all of you, respected Principal Sir and dear colleague. For successful implementation of NAP 2020, Nipun Bharat was launched on 5th July 2021. निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझे भाषा और गणना. The full form of Nipun is National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy. NAP 2020 states that to achieve universal foundation literacy and numeracy in primary school beyond 2025, we have to must take care of basic learning, just like reading, writing and arithmetic at foundation level. If this activity is not achieved in the students among the primary up to grade 3, then the rest of the policy will be irrelevant. The education system aims to achieve foundation literacy and numeracy by 26-27, where by the grade 3, every child will be able to read with the comprehension, write and basic mathematical operation and learn life skills, just like communication, problem solving ability, critical thinking, time management. These all basic life skill should be learned by up to grade 3. What is foundational literacy and numeracy? Earlier, Principal Sir has already discussed about the foundational literacy. I only tell you about the 5 components of the foundational language and literacy. Oral language development, decoding, reading fluency, reading comprehension and writing. Foundational numeracy, the main aspects and the components of early mathematics, pre-number concept, number and operations on number, shapes and spatial understanding, measurement and data handling. Now, what is the vision of Nipun Bharat mission? To ensure universal acquisition of foundation literacy and numeracy by 2026-27, so that every child should achieve the desired learning competency in reading, writing and numeracy at the end of grade 3, not later than grade 5.
objective of the mission, national objective mission of the first inclusive classroom should be fulfilled with the discovery, activity based, different types of pedagogies in the children classroom. Children should be motivated, independent. Each students are independent in engaged learning, writing comprehension, and possessing the skills. In numeracy, children understand the measurement and shapes and independent problem solving ability. To ensure the availability and high quality culture, study materials should be given to the children. To focus on the continuous building of the teachers, empowering them, and the head person and resource person, these all should be provided, the objective of the mission. Every stakeholder should be engaged. That will be teacher, parents, community, and policy makers. And after that, to ensure assessment, portfolios, group, collaborative work, project work, role play, and games, all activities should be performed to achieve the assessment. These all activity will ensure the learning level of students. Academic approach. To check the learning outcome of foundational learning, 3 development goals for the holistic development of a child. Children should maintain good health and well-being. Children become effective communicators. Children become involved learners and connect with the environment. And their key competencies. This should be discussed later by the Manish sir. Now, what is the main aim of the Nipun Bharat mission? The main goals, the main lakshya. Government had decided the learning outcomes at the end of 2026 to 27. The grade 3 children able to learn, जो बच्चा ग्रेड 3 2026-27 तक वो अपना मिशन प्राप्त कर सके. For that, in Bal Vatika, students are able to recognize the words, simple words, at least 2 or 3 alphabets. In numerals, बच्चा 10 तक आराम से गिनती कर सके, different types of objects identify कर सके, shapes जान सके. These all events should be developed in the Bal Vatika. Bal Vatika में बच्चों को कितना ज्ञान होना चाहिए. For grade 1 students, children able to read simple sentence with 4 and 5 words. In maths, children able to count up to 99 and perform simple addition and subtraction. For grade 2, children able to read 45 to 60 words per minute. In maths, children able to read and write up to 999 and able to subtract and add up to 99. Simple addition, subtraction बच्चे को grade 2 तक आना चाहिए. At last grade 3 जो निपुण भारत का मिशन है कि बच्चा जब 25 के बाद क्लास 3 में कितना उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो वह एटलीस्ट 60 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए. फिर 9900 तक वह रीड कर सके, राइट कर सके एंड सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन बच्चों को ज्ञान हो सके. And for the learning assessment, 2 types of activities should be performed: school-based assessment and large-scale assessment. School-based assessment to check track the children's progress by different techniques, stress-free and largely qualitative and performance of the child. And large-scale assessment will on the basis of a state, national, to actually check the educational health of the nation, state or district.
कि up to what level educational policies are working as intended. For the inclusive classroom, different pedagogy were created in the classroom: child-centered policy, toy-based pedagogy, activity-based learning, play-based, art integrated, sports integrated, and storytelling. These different types of pedagogy adopted in the class for the inclusive classroom. Now for the empowering of teachers. NCERT has designed the innovative integrated program for teachers training that is popularly known as निष्ठा. तो निष्ठा द्वारा टीचर को एम्पावरिंग करने का बहुत सा प्रोग्राम एनसीईआरटी ने किया है इन सर्विस कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. Next, Diksha also provided lot of literacy content and numeracy content, that is materials made up of reading, comprehension, grammar, literacy content and numeracy content. These all are in form of explanation, video, worksheet, reading materials are provided to children. Next, for the professional development of the teachers, Diksha also provided training modules, handouts, videos, reading resources, teaching learning materials, activity books, and teacher handbooks. School preparation module. Up to age 6 साल की उम्र तक 85% of the child brain develop. So before admission to 3 months play based school preparation modules are prepared by the NCERT at the beginning of the class for the development of the pre-literacy, pre-numeracy and cognitive and social work skills. The modules will be consist of activities, workbooks, learning of alphabets, sounds, words, colors. These all are provided for the growth of particular development and the growth of the child before beginning of the class 1. Administrative approach. For proper implementation of Nipun Bharat Mission, National Mission, 5-tier implementation mechanism for the mission: national mission, state mission, district mission, block and cluster mission, and school management committee and community participation. Role of various stakeholders and institutions in the mission. To achieve the goal of foundational literacy and numeracy by 2025-26 in the mission, various activities should be performed. First, multi-year action plan to achieve the respective FLN targets. Second, state-wise action plan based on the gaps identified in National Achievement Survey. Ensure availability and adequate number of teachers in each school from the pre-primary to grade 3 for the extensive building of the teachers and implementation of FLN in mission mode. Making of the database in each child enrolled in foundational grades. Identify pool of some mentor and academic support to the teachers. Ensuring delivery of textbooks uniform to students before the start of the academic session. School library and public library will be the integral part of the teaching learning material. Training of school management committee, parents and community for the desired level of learning outcome among the students. It takes a village to raise a child. For successful implementation of foundational learning in children, active roles should be played by different institutions. It may be the teachers, it may be parents, it may be community level or local bodies. Each stakeholder has to play a valuable role in this mission. At community involvement and local panchayat body. Community involvement, school readiness melas, Ganotsav, Pravotsav, and the different types of reading and quiz materials or competition, awards and recognition. And in local panchayat, for encourage the children and ensure community development, identify the struggling learners and school
class wise, ensure 100% enrollment of the children in panchayat in school level, ensuring zero drop out and no out of the school children, no out of the school children, ensuring all children should learn the FLN, connecting volunteers to school to achieve the FLN goals. Now the two types of technology to monitoring information technology framework, by annual monitoring surveys and concurrent monitoring surveys. FLN has stated in the goals that these are achieved by leveraging the existing building blocks such as Diksha and UDAS. Now, impact of the FLN. FLN ensure holistic development of the child by focusing on different domains of the development: physical and motor development, socio-emotional development, literacy and numeracy development, cognitive development and life skill. इसका इम्पैक्ट यह पड़ेगा कि लर्निंग इन्वायरमेंट शुड बी इम्प्रूव इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, benefit the socio-economic and disadvantaged group, ensuring assess equitable and inclusive quality education, assessment to be based on the learning outcomes, class reducing the number of dropouts and the improvement in the transition rate primary to upper primary, intensive capacity building of the teachers and make them empowered, a greater autonomy for choosing the pedagogy. So these impacts should be on the total development of the children. Thank you. So ग्रेड 1 में हमारा पहला एम लैंग्वेज से रिलेटेड है कि ओरली बच्चा आंसर कर पाता है, एक छोटे स्टोरी पढ़ के वो आंसर कर सकता है ओरली क्वेश्चंस को. इसी तरीके से ग्रेड 2 में ग्रेड 2 में है he or she can narrate a simple story in their own words, even write single line answers to questions based on a story. Third, and in grade 3 they can orally express their opinion, understanding about a story and characters in that story. So these are some oral goals that we have set for our students that they will be able to achieve till the end of grade 3. Next. Now, two important concepts under foundational literacy are reading comprehension and oral reading fluency. So, reading comprehension का मतलब है बच्चा जो पढ़ रहा है वो उसको समझ में भी आना चाहिए. Comprehension का मतलब है understanding. And second one is oral reading fluency. Fluency does not only include how fast the student is speaking, but also whether he is able to understand what he is speaking or not. फ्लुएंसी का मतलब है बच्चा जब रीड कर रहा है तो वो प्रॉपर पॉज के साथ, एक्यूरेसी के साथ रीड कर रहा है कि नहीं, और जब उसने रीडिंग फिनिश कर ली है तो जो रीडिंग मटेरियल है वो उसको समझ आया कि नहीं. ऐसा ना हो कि हम बच्चा बहुत अच्छे से रीड कर रहा है लेकिन जब हम उससे पूछें कि उसने क्या समझा या क्या पढ़ा तो वो उसको ना पता चले. सो रीडिंग के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. सो फाउंडेशनल जो लिटरेसी है इसका मेन एम है. English spelling is based on alphabetic principle, as I have already told. इसको alphabetic code भी कहते हैं. So ये जो codes हैं कुछ अलग अलग names इनको दिए हुए हैं. जैसे in an alphabetic writing system, letters are used to represent speech sounds or phonemes. So जो speech sounds हैं उनको हम phonemes कहेंगे. For example, the word cat is spelled with 3 letters C, A and T. लेकिन जो C, A और T का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है वो होगा क, आ एंड ट. सो दीज आर द फोनीम्स. जो हमने साउंड प्रोड्यूस किया उसको हम फोनीम्स कहते हैं. नेक्स्ट. सो हमारा पर्पस क्या रहेगा कि हम वावल्स, जो बच्चों को कॉन्सोनेंट और वावल्स का कॉन्सेप्ट देते हैं, सिर्फ वो कॉन्सेप्ट्स ना दें, हम उनको वावल साउंड्स के बारे में बताएं, कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में बताएं. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश में से हमें पता है कि 26 अल्फाबेट्स हैं, लेकिन जो साउंड्स हैं वो कहीं ज़्यादा हैं. 44 फोनीम्स हम कहते हैं. देयर आर 44 फोनीम्स, और ये फोनीम्स कहीं ना कहीं मिल के हमारा लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको बनाते हैं.
So we have 26 letters, but there are 44 phonemes or sounds. A phoneme is the smallest unit of sound. For example, the words pad, bat, bad and bat. इन सब में जो sound है प, ब, ड and ट, ये आपके phonemes हो गए. ऐसे ही बहुत सारे phonemes हैं. Next slide. ग्राफीम्स बेसिकली फोनीम को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं जिस ग्राफिक से, उसको हम ग्राफीम कहते हैं. नेक्स्ट कर दीजिए. ये हमारा फोनीमिक चार्ट है. इस चार्ट के थ्रू आप देख सकते हो देयर आर 44 साउंड्स एंड इसमें कुछ साउंड्स जो है वो क्लब किए हुए हैं. जैसे वावल साउंड्स हमारे पास देयर आर ओनली 5 वावल्स, लेकिन साउंड्स जो है हमारे पास आप देख सकते हो 12 वावल साउंड्स होंगे. उसी तरीके से डिप्थोंग्स जो है, ये डिप्थोंग्स एक्चुअल में वावल साउंड्स का कॉम्बिनेशन है. देन देयर आर कॉन्सोनेंट साउंड्स, उसमें भी कुछ साउंड्स तो हमें ऑलरेडी पता है, जैसे प का साउंड पार्क में, बट उसके बाद जैसे च साउंड है दैट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड और उसको एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है. सो बेसिकली पर्पस ये रहेगा कि बच्चों को ये चार्ट नहीं दिखाना है, आपको ये साउंड्स इंट्रोड्यूस करवाने होंगे क्लास में, ताकि जब वो प्रोनाउंस करें इन चीज़ों को तो वो बेटर तरीके से प्रोनाउंस कर पाए. जैसे पहला है शीप और शिप. बच्चे इसमें डिफरेंस नहीं पता कर पाते हैं कि शीप जो है उसमें एलोंगेटेड है साउंड, और शिप में जो है आई का साउंड या जो ई का साउंड है वो तुरंत खत्म हो जाता है. सो शीप विल बी अ लॉन्गर साउंड एंड शिप विल बी अ स्मॉलर वन. व्हेन वी डू नॉट डिफरेंशिएट, जो लाइंस है हमारी या जो सेंटेंस है उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा. So these are the 12 vowel sounds. ये कुछ डिप्थोंग्स हैं. डिप्थोंग्स का मतलब है जो वावल साउंड्स हैं उन्हीं को हम क्लब कर रहे हैं, और इन साउंड्स, उन वावल साउंड्स को यूज करके देयर आर सम मोर साउंड्स दैट वी प्रोड्यूस. दीज आर द कॉन्सोनेंट साउंड्स. ये फोनिक्स जो साउंड्स हैं, इन चार्ट्स को हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्लासरूम्स में, ताकि जो सबसे पहला वाला है, पहला ग्रुप सबसे पहले इंट्रोड्यूस होगा क्योंकि सबसे सिंपल साउंड्स इसमें होंगे. देन द सेकेंड ग्रुप, देन द थर्ड ग्रुप एंड सिमिलरली. ये एक वर्कशीट का एक एग्जांपल है. जैसे जो स साउंड है स्नेक का, सो द स साउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू द लेटर एस. उसी में स्नेक बना दिया. एंड देन आप बच्चों को ड्रिल करा सकते हैं कि ये स का साउंड है बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द वर्ड स्नेक टू देम. नेक्स्ट. एंड देन सिमिलरली इसी के थ्रू आप राइटिंग प्रैक्टिस भी करा सकते हैं. सो दे विल लर्न टू राइट द साउंड, टू प्रोड्यूस द साउंड एंड टू प्रोनाउंस द वर्ड इटसेल्फ. ऐसे ही 7 ग्रुप्स हैं. सो देयर आर 7 ग्रुप्स. ये 4th ग्रुप है इन्हीं साउंड्स का. दिस इज द 5th ग्रुप, 6th एंड 7th. सो ये सातों ग्रुप से जो रिलेटेड साउंड्स हैं ये क्लास में डिस्प्ले किया जा सकता है. सारे ग्रुप्स को एक साथ लेने की जरूरत नहीं है. एक बार में एक ग्रुप को लेके एक पर्टिकुलर साउंड या कुछ जो उस ग्रुप में जो साउंड्स हैं उसको हम प्रैक्टिस करा सकते हैं इन आवर क्लासेस. नाउ दीज आर ब्लेंड्स एंड डायग्राफ्स. ये कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो कॉन्सोनेंट्स को मिला के बनते हैं, एंड दीज साउंड्स जो बाकी वर्ड्स हैं इन साउंड्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है. और दीज साउंड्स आर वेरी बेसिक इन नेचर. हम नॉर्मली क्लासेस में, स्कूल्स में इन वर्ड्स को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, स्पेशली इन प्राइमरी क्लासेस. सो दीज नाउ ब्लेंड्स एंड डायग्राफ्स उसके बाद आएंगे जब आपने जो फर्स्ट 7 ग्रुप्स हैं साउंड्स के वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, उस पर बच्चों ने प्रैक्टिस कर लिया. उसके बाद आप ब्लेंड्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या डायग्राफ्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट. इम्पॉर्टेंट क्यों है फोनिक्स? क्योंकि जब हम भाषा कोई भी बोलते हैं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है, और प्रोनाउंसिएशन तभी आएगा जब आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के साउंड सिस्टम को समझिए. आप इंग्लिश को हिंदी के साथ भी पढ़ा सकते हैं. जैसे हिंदी में 12 खड़ी होती है, वैसे ही इंग्लिश में और भी साउंड्स, उसी तरीके से साउंड्स को आप एक कंपेयर करके पढ़ा सकते हैं कंपेरेबल वे में. सो स्ट्रेस जो है वो वर्ड्स के मीनिंग को चेंज कर देता है. जैसे कॉन्वेक्ट है, जो वर्ड कॉन्वेक्ट है इट इज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब. सो जब हम कॉन्वेक्ट कहते हैं तो वो नाउन का, वहाँ पे वो नाउन होगा, और जब हम कन्वेक्ट कह रहे हैं, जब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो गया तो वर्ड का मीनिंग जो है वो नाउन से वर्ब आ गया, एंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस विल चेंज. सिमिलरली द वर्ड प्रोजेक्ट, सो प्रोजेक्ट विल बी अ नाउन,
सो द चाइल्ड हैज मेड द प्रोजेक्ट। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट कहते हैं तो जो वर्ड है वो वर्ब बन जाएगा, एंड देयरफॉर द सेंटेंस जहाँ पे भी आप इसको यूज कर रहे हो उस वर्ड को, वो चेंज हो जाएगा। So the words will change, the sound that a word makes, it will change, and subsequently the meaning of the meaning of the sentence will also change in which that particular word has been used. फोनिक्स के थ्रू इंटोनेशन भी सिखाया जाता है, और इंटोनेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब हम बात कर रहे हैं, बेसिकली लैंग्वेज का पर्पस है कम्युनिकेट करना, तो जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो इंटेंट है कि हम किस मूड में हैं, किस तरीके से हम किसी के साथ बोल रहे हैं, वो मूड भी कन्वे होना चाहिए, नॉट जस्ट कि हमने एक सेंटेंस बोल दिया और वो सेंटेंस वहीं खत्म हो गया। तो इसीलिए इंटोनेशन ये फोनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जब बच्चे आप जब बोलते हैं, जैसे आप अगर पोएम पढ़ रहे हैं या फिर कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, बच्चे अगर आपके साथ शैडो कर रहे हैं, आपको मिमिक कर रहे हैं, तो वो इंटोनेशन भी मिमिक करेंगे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जो आप बोल रहे हैं वही मिमिक करें। अगर क्वेश्चन है तो उसको क्वेश्चन के फॉर्म में बोलें, अगर कहीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसको उस तरीके से बोलें ताकि वो एक्सप्रेशन भी सीखें। सो इंटोनेशन के थ्रू और फोनिक्स के थ्रू एक्सप्रेशन भी सीखा जा सकता है। नेक्स्ट, क्या स्ट्रैटेजीज है गुड प्रोनाउंसिएशन और बेसिकली फोनिक्स के लिए? ऑब्वियसली रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग तो है ही, लेकिन बच्चों को ये भी बताना चाहिए या बताया जा सकता है कि हम जैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वो हमें वॉच करें कि हमारा कौन सा माउथ का मूवमेंट हो रहा है, कौन से माउथ का कौन सा पार्ट मूव हो रहा है, एंड मिमिक दैट ऑल्सो। वो शैडो करें उसी चीज को, वो दोबारा से ड्रिल करेंगे एंड देन दे विल लर्न। देन ऑब्वियसली प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स हम क्लासेस में कराते हैं, प्राइमरी में कराते हैं, सेकेंडरी में समटाइम्स वी फॉरगेट, बट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Then dictionaries and tongue twisters. Tongue twisters are a very fun way to include pronunciation and phonics in our class. कई बार लैंग्वेज जो मदर टंग का जो इन्फ्लुएंस है वो आ जाता है। सो कई बार हम देखते हैं बच्चे श और स का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा करते हैं, सो उनके लिए सी और सी जो है सिमिलर होगा। हाउएवर शी एंड जो दूसरा है दैट विल बी सी, सो इट विल बी शी सेल्स, सी शेल्स। तो जब आप टंग ट्विस्टर्स करवा रहे हैं तो बच्चे जो हैं वो इजीली साउंड्स को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, एंड देयरफॉर दे विल बी एबल टू प्रोनाउंस द थिंग्स इन अ बेटर मैनर। Next. That's all in phonics part. I thank you all for your patience for listening. Yes, good afternoon everyone. Now I'm going to talk about foundational literacy and numeracy का जो प्रोग्राम है, अंडर दैट डेवलपमेंटल गोल्स एंड कोडिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम। क्या इसके मेन गोल्स हैं और क्या इसके लर्निंग आउटकम होंगे, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। फाउंडेशनल स्टेज में जो NEP का प्रोग्राम है उसमें 5 इयर्स का इन्होंने बनाया है, लेकिन FLN का जो मिशन है उसमें उन्होंने 3rd क्लास को भी ऐड किया है, या 2nd ग्रेड तक का ही था, 3rd ग्रेड को भी ऐड किया है। सो ये 3 ईयर से लेके 9 इयर्स तक का प्रोग्राम है FLN में। जो 3 मेन गोल्स हैं इसके, वो आपको सभी को समझना जरूरी है, क्योंकि बच्चों का जो डेवलपमेंट होना है लिटरेसी और न्यूमरेसी का, उसमें उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं, क्या लक्ष्य हैं उसके, ये जो गोल्स हैं ये NCERT का डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर जो है श्री श्रीधर श्रीवास्तव, उन्होंने डिस्कस किए थे, उन्हीं को मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। जो फर्स्ट गोल है, चिल्ड्रन मेंटेन गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जिसको HW का नाम दिया गया है। एक कहावत है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, तो जब तक बॉडी हेल्दी नहीं होगा बच्चे का माइंड भी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो सबसे जो जरूरी एक्टिविटीज हैं इसमें बच्चों को हेल्थ और वेलबींग के लिए, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के लिए और सेफ्टी के लिए हमें अवेयर करना है। सेकंड जो गोल है वो चिल्ड्रन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। सो लैंग्वेज के ऊपर जिनका कमांड होगा बच्चों का, देन दे कैन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। सो इसके लिए हम फाउंडेशनल जो लैंग्वेज एंड लिटरेसी है, वी हैव टू फोकस ऑन दैट। थर्ड जो गोल है, चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व लर्नर्स, जिसको शॉर्ट में IL कहा गया है, कि बच्चों को कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शन इफेक्टिव। ओके, सो उसमें साथ साथ उनको इमीडिएट जो इन्वायरमेंट है उसके साथ कनेक्ट भी करना है, ये इसका थर्ड गोल है। हम इसमें कॉम्पिटेंसीज डिस्कस करेंगे 1 by 1। इसमें एक चार्ट बनाया गया है, इसकी 1 by 1 हम कॉम्पिटेंसी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। ये की कॉम्पिटेंसीज के लिए NCERT ने ये 2 बुक्स इशू की हैं।
इसमें प्री स्कूल करिकुलम और लर्निंग आउटकम्स के ऊपर है, ये एनसीईआरटी के द्वारा इशू किया गया है। नेक्स्ट, यस, द फर्स्ट जो गोल है हमारा, उसकी की कॉम्पिटेंसीज क्या है, लेट मी टेल यू वन बाय वन अबाउट देम। फर्स्ट इज अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, बच्चा अपने बारे में जाने, अपने फिजिकल अपना स्ट्रॉन्ग भी होना है और अपने बारे में उसको जानना है। और डेवलपमेंटल ऑफ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने बारे में पॉजिटिव इमेज बनाए बच्चा, उसमें कोई नेगेटिव इमेज ना बने। सो वी हैव टू लाइक मेक देम अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। थर्ड थिंग दैट इज सेल्फ रेगुलेशन, प्रो सोशल बिहेवियर, बच्चे को सोसाइटी में बच्चा लर्न करता है तो बच्चे में हेल्प करने की मीन्स वो होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। बच्चा किस तरह दूसरे बच्चों को समझता है, खेलता है, तो प्रो सोशल जो उसकी बिहेवियर है उसके बारे में है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके साथ ही हेल्दी हैबिट्स है, हाइजीन के लिए, सैनिटेशन के लिए और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वी हैव टू मेक देम अवेयर। सबसे जो जरूरी है फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रोस मोटर स्किल्स, जो प्राइमरी सेक्शन में करवाते हैं। जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं बच्चों की, जिससे बच्चा फिजिकली फिट महसूस कर सके, तो डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज हैं इसमें। और साथ साथ डिफरेंट जो गेम्स हैं और स्पोर्ट्स हैं, टीम स्पोर्ट्स, उसमें बच्चों को हमें पार्टिसिपेट करवाना है। नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड जो गोल है, उसमें हमको इफेक्टिव कम्युनिकेटर हम कैसे बना सकते हैं, टॉकिंग एंड लिसनिंग। बच्चा लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज जब डेवलप होगी देन ही कैन टॉक एंड ही कैन लिसन। सो ये डिफरेंट स्किल्स हैं दैट ही कैन डेवलप। लिसनिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, जिसके बारे में बात कर चुके हैं पहले। क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कॉन्वर्सेशन, बच्चे का जो कॉन्वर्सेशन स्किल है, हाउ वी कैन डेवलप दैट। इफेक्टिव, उसके बाद लैंग्वेज वोकेबलरी अच्छा होगा, उसके ऊपर इफेक्टिव मीन्स कमांड होगा बच्चा लैंग्वेज के ऊपर, ओनली देन ही कैन बिकम गुड इन कॉन्वर्सेशन। वोकेबलरी डेवलपमेंट है उसका, और मीनिंगफुल यूज ऑफ लैंग्वेज। जब तक ये चीजें नहीं होंगी द चाइल्ड कैन नॉट बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर। सेकंड इज रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, बच्चे का जो रीडिंग स्किल है कॉम्प्रिहेंशन के साथ, जिसके बारे में बात हम कर चुके हैं पहले, कि उसका कॉम्प्रिहेंशन जरूरी है, रीडिंग करना इनफ नहीं है, बच्चा समझ कितना रहा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और यही एफएलएन का टारगेट है, जिसमें बॉन्डिंग विद बुक्स, प्रिंट अवेयरनेस, मीनिंग मेकिंग, प्रिटेंड रीडिंग, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, साउंड सिंबल एसोसिएशन, प्रिडिक्शन, यूज ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड इंडिपेंडेंट रीडिंग, बच्चे में ये हैबिट हमें डेवलप करना होगा। और जो थर्ड इसका एस्पेक्ट है, राइटिंग विद पर्पज, बच्चा लिखना समझ के साथ लिखना सीखे, अपने मीन्स कुछ अपने से क्रिएट करे। सो उसके लिए यूज ऑफ लेटर एंड साउंड्स, इन्वेंशन ऑफ स्पेलिंग टू राइट, conventional writing, writing with meaningful sentences, use of mixed language codes and writing for different purposes in the classroom activities and at home. So बच्चे में राइटिंग स्किल भी डेवलप करना है, तो ये कुछ एस्पेक्ट हैं। थर्ड जो हमारा गोल है, जिसमें हमें बच्चे को इन्वॉल्व लर्नर बनाना है, बच्चा इन्वॉल्व हो हर एक्टिविटी में क्लासरूम में, तो उसके लिए क्या क्या डेवलपमेंट जरूरी है बच्चे के लिए। सेंसरी डेवलपमेंट, जो डिफरेंट सेंसेस हैं हम हमारे ह्यूमन बींग्स के, तो उन डिफरेंट सेंसेस को बच्चा यूज कर सके। उसके बाद उसकी कॉग्निटिव स्किल, जो ब्रेन रिलेटेड उसकी जो भी स्किल है, उसका थिंकिंग स्किल है बच्चे का मीन्स वो किस तरह से चीजों को समझ पा रहा है, तो सारी कॉग्निटिव स्किल को डेवलपमेंट के लिए इसमें फोकस करना है। कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, जो उसका सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में बच्चा अवेयर हो, समझे। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, और उसके बारे में कुछ आइडियाज वो क्रिएट कर सके अपने माइंड में, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप कर सके। नंबर सेंस उसमें बच्चे में हो, नंबर्स को यूज करना है, और नंबर ऑपरेशन किस तरह से करना है, वो मैथमेटिकल जो बेसिक स्किल है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। मेजरमेंट, शेप्स एंड डेटा हैंडलिंग, इन सब चीजों के बारे में बेसिक चीजें हैं, जब बच्चे जानेंगे तभी वो इन्वॉल्व लर्नर बन पाएंगे, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फिर इसमें लर्निंग आउटकम्स को डिफरेंट लेवल पे, जैसे प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3 जो बाल वाटिका कहा गया है, उसके बाद क्लास 1, 2, 3, एनईपी के अकॉर्डिंग क्लास 2 तक ही इंक्लूड किया गया, जैसे हमने डिस्कस किया था, लेकिन इस एफएलएन के प्रोग्राम में, निपुण भारत के प्रोग्राम में क्लास 3 को भी इन्वॉल्व किया गया है। तो ये डिफरेंट लेवल के बच्चा का मीन्स किस तरह डेवलपमेंट होना है उसके बारे में है। नेक्स्ट जो सेकंड हमारा गोल है, उसके ऊपर भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, जो बच्चे में लर्निंग स्किल होंगी, तो उसके लिए डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो चीजें हैं वो इसमें डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट जो हमारा इन्वॉल्व लर्नर बनाने के लिए जो था, उसमें भी डिफरेंट जो क्लासेस हैं, प्री स्कूल 1 से लेके आपका क्लास 3 तक बच्चे में क्या डेवलपमेंट होना है उसके ऊपर। देखिए पिक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार शायद कहीं पे आप लोगों ने देखा हो। इसमें डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनके कहा जा रहा है फॉर ए फेयर सिलेक्शन एवरीबडी हैज टू टेक द सेम एग्जाम, प्लीज क्लाइंब द ट्री। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल दीज एनिमल्स टू क्लाइंब ऑन द ट्री। ओके, सब में अलग अलग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, स्किल है,
लेकिन अगर सभी को अगर ये कहा जाए कि सब पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे तो सब ये नहीं कर पाएंगे। तो वही हमारा जो क्लासरूम है वैरायटी ऑफ स्टूडेंट से भरा हुआ होता है। तो जिसमें हम देखते हैं नेक्स्ट में, देखिए बच्चे जो है डिफरेंट नीड्स के साथ होते हैं। दे कम फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड्स, they have different attention spans and interest, they have different language abilities and have different cultural backgrounds। तो इतनी वैरायटी के साथ जब है तो हमें उनकी नीड को समझना है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासरूम टीचिंग को बनाना है। एक बहुत ही विद्वान शिक्षक और शिक्षाविद हैं गीजू भाई बधेका। इनको एनईपी और निपुण भारत प्रोग्राम के साथ जोड़ा गया है क्योंकि इनकी जो टीचिंग्स थी वो इसी तरह की थी, बच्चे को इन्वॉल्व लर्नर कैसे बनाना है एक्टिविटीज के माध्यम से। तो इनकी जो बुक है शिक्षा के ऊपर, बुक का नाम है दीवा स्वप्न। ये हर टीचर को पढ़नी चाहिए। मैंने उस बुक को मंगवाया था, पढ़ा है उसमें। तो उन्होंने उनका एक्सपीरियंस है टीचिंग के साथ, बच्चों को इन्वॉल्व करना। अपने जिन क्लासेस में वो पढ़ाया उन्होंने, उनको पहले बच्चों का इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि बच्चे आप कनेक्ट तब होंगे आपके साथ जब आप उनका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, आप उनके मन लायक एक्टिविटीज करवाएंगे। तो सारी जो एक्टिविटीज उन्होंने करवाई उनका एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वो सब एनईपी के तहत वो सब चीजों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट में देखिए दक्षिण मूर्ति में इनका ये था जहां स्कूल बनाया था। नेक्स्ट ये जो हेल्थ एंड वेलबींग जो गोल रखे गए हैं ये वहीं से लिए हुए हैं। ये बच्चे किस तरह से हेल्थ और वेलबींग को मींस प्रमोट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। नेक्स्ट कीजिए। इसमें लाइफ स्किल एजुकेशन के ऊपर है। नेक्स्ट ये लाइफ स्किल एजुकेशन है, बच्चे खाना बनाना सीख रहे हैं, किस तरह से कटिंग करना है, उसके बारे में डिग्निटी ऑफ लेबर। कोई भी आप काम करते हैं उसकी एक डिग्निटी है, किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना है। बच्चे में जब हम फीलिंग क्रिएट करेंगे देन दे विल बी डूइंग एवरीथिंग। फिर उसके बाद में मोटर स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर ये फोकस किया गया है उसमें। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए उनमें प्ले और स्किट के थ्रू बच्चे कर रहे हैं, तो हमें उनमें इंकरेज करना है बच्चों को, हाउ दे कैन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। और उसके बाद इन्वॉल्व लर्नर के लिए टॉय पेडागोजी है, बच्चे छोटे बच्चे टॉयज के साथ खुश होते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज माय प्रेजेंटेशन अबाउट डिफरेंट गोल्स ऑफ दिस प्रोग्राम।